नमस्कार, मैं हूँ 92.7 मेगा एफएम का खुर्रा बादल दिन और आज आया हूँ नरेश जी के साथ, जो कि दिल से दिल तक एक बहुत ही कमाल का प्रोग्राम करते हैं, लोगों के टूटे दिलों को जोड़ते हैं, बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं। तो आप भी इन्हें सुने, कमाल के आरजे, कमाल के इंसान है। गॉड ब्लेस। मैं हूँ खुर्रा बादल दिन। नाजुक डोर की तरह होते हैं हमारे रिश्ते, जिन्हें तोड़ना तो बहुत आसान है लेकिन जोड़ना उतना ही मुश्किल। मेरा दम घुटता है तुम्हारे साथ, अब नहीं रहना, अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ यहाँ से। भरोसा, जिसके बिना रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता है। भरोसा जो कि तोड़ना बहुत आसान है लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल। प्लीज मुझे एक मौका दे दो, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज एक बार भरोसा कर लो मुझ पे। आज के बाद कभी मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, प्लीज। आप भी इन्हीं समस्याओं से तंग आ चुके होंगे ना? अब परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि रेडियो उड़ान आप सबके लिए लेकर आया है ऐसा ही शो, जहां आरजे नरेश बताएंगे हर समस्या का सही समाधान, जहां वो करेंगे हर वो बात जो जुड़ी है आपकी जिंदगी के साथ। तो सुनना ना भूलिए शो दिल से दिल तक, हर गुरुवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर शुक्रवार शाम 5 बजे, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। फॉर मोर इन्फो लॉग इन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। सोचा कहा था ये जो हो गया, माना कहा था ये लो हो गया। चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। हाय, मैं हूँ अंकिता पटेल, उड़ान आइडल सीजन 4 की विनर, और आप मुझे सुन रहे हैं दिल से दिल तक सीजन 10 में आरजे नरेश के साथ रेडियो उड़ान पर। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 11। मैं हूँ आरजे नरेश, वापस आया हूँ आपके पास एक बहुत लंबे ब्रेक के बाद। लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो मुझे याद है कि हम जनवरी में मिले थे, उसके बाद सीधा मार्च में मिल रहे हैं। एक मेडिकल सिचुएशन की वजह से काफ़ी लंबे वक्त से आपसे दूर रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल आपकी दुआओं से और आपके प्यार की वजह से एकदम फिट हूँ, वापस आपके साथ हूँ। और उन सभी लिसनर्स का, जिन लोगों के, कुछ लोगों के इनफैक्ट मैसेजेस मुझे गेट वेल सुन के मैसेज मिले थे, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वक्त में भी मुझे याद रखा और अपने विशेष पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यही वजह है कि हमारे लिसनर्स जब हमें प्यार करते हैं, हमें विशेष देते हैं हर सिचुएशन पे, हर वक्त पे, तो जिसकी वजह से ये शो अपने 11वें सीजन में है इस साल, और हम ऑलमोस्ट अपने 400 एपिसोड्स पूरे कर चुके हैं। ये हमने लास्ट ईयर सेलिब्रेट भी किया था आपके साथ। फिलहाल एक और ब्रांड न्यू एपिसोड लेकर आया हूँ अब आज आपके पास, और इसमें फिर से हमेशा की तरह वही चीज़ें होने वाली हैं जो हम अक्सर आपके साथ करते हैं, फिर वो स्पेशल गेस्ट के साथ शो हो, रूटीन शोज हो या सेगमेंट के साथ शो हो। फिलहाल आज का जो शो है वो भी एक स्पेशल शो होने वाला है, क्योंकि आज हम अपने स्पेशल गेस्ट के साथ हैं
और जो हमारे शो इस सीजन का पहला एपिसोड भी था वो भी हमारे एक स्पेशल गेस्ट के साथ था। लेकिन इनके बारे में आपने पढ़ लिया होगा, खास तौर पे उन लोगों ने जिन्होंने हमारे आज के प्रमोशनल मैसेजेस के बारे में पढ़ा है, या कहीं पे भी आपने हमारे मैसेजेस को चेक किया होगा तो आपको पता चला होगा कि आज आपकी मुलाकात किन के साथ होने वाली है। लेकिन जिन्होंने अभी तक हमारे मैसेज नहीं पढ़े हैं उनको अब से कुछ लम्हों में या कुछ देर में पता चल जाएगा कि आज हम किसके साथ बात करने वाले हैं, क्योंकि ये शो हमेशा की तरह लाइव है और आपके मैसेजेस, आपके फीडबैक्स हम रिसीव करेंगे आज। उसके लिए ज़रूरी है कि शो के ऑफिशियल कांटेक्ट पे आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, और जो ज़रिए या मीडियम्स हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहते हैं उनके बारे में आपको सबसे पहले बता दें, जिसमें शो का ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 9015173846, इस नंबर पे आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, और चाहे तो इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप वॉइस नोट और व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। इसके साथ आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com। फीडबैक सेक्शन में जाना है, शो का नाम दिल से दिल तक चूज करें और अपनी ईमेल आईडी टाइप करने के बाद अपना संदेशा, आपकी शिकायत, आपका फीडबैक, आपका मैसेज, जो भी आप हमें शेयर करना चाहते हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो ये वो जरिए हैं जिनसे आप हमसे जुड़ पाएंगे और अपनी बातें शेयर कर पाएंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पे अगर आप आना चाहें तो बिल्कुल फेसबुक पे आपको हमारे शो के नाम से, यानी कि दिल से दिल तक के नाम से पेज मिले, से आप लाइक करते हैं, तो इसी नाम ग्रुप जिसको आप ज्वाइन करके अपनी बात पोस्ट और कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आज के स्पेशल शो, जिसमें हम अपने स्पेशल गेस्ट के साथ बातचीत करने वाले हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि अब आपको पता चलेगा कि आज जिनके साथ हम बात करने वाले हैं बहुत स्पेशल इसलिए हैं कि बहुत छोटी एज में हैं, अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं। जो शिक्षा का दौर है इनका भी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुई है, इन बिटवीन है। उस दौरान भी इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और कुछ काम ऐसा है इनका जो इनको रिमार्केबल बनाता है और जिसकी वजह से आज ये हमारे शो में हैं। और ये चाहते हैं कि कम्युनिटी को अभी से कंट्रीब्यूट किया जाए, सोसाइटी के लिए कुछ किया जाए। वही एफर्ट्स इनके हमें आज नज़र आ रहे हैं और जिन पे आपके साथ बात करने वाले हैं। इस वक्त दिल्ली से लाइव हमारे साथ ऋतिक खत्री जुड़ रहे हैं और इनके साथ हमें आज बहुत सारी बातें करनी है। और जो अपने प्रमोशनल मैसेज के बारे में पढ़ा था, इनकी किताब है। इसके अलावा इनका एक यूथ फेस्टिवल जो रशिया में हुआ था उसके भी एक्सपीरियंस आप इनके साथ पूछेंगे और उस पर भी आपको और जानकारी देंगे। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, गुड इवनिंग सबको। ऋतिक, हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि कहाँ से हैं, कैसे एजुकेशन हुई। तो मेरा नाम ऋतिक खत्री है, मैं बेसिकली बीकानेर राजस्थान से हूँ और करंटली मैं अपनी पढ़ाई दिल्ली में कर रहा हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से की है, बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में, और फिलहाल मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो सर मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ, बट 40% डिसेबिलिटी थी अर्ली स्टेज में, तो मैंने अपनी स्कूलिंग और सारी शिक्षा नॉर्मल स्कूल से ही इंक्लूसिव एजुकेशन में ही की है। फिर जब मैं दिल्ली में मैंने मूव किया, मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, तो उस टाइम पे मेरा विजन लॉस ज़्यादा हुआ। तब मुझे डिसेबिलिटी के बारे में, ब्लाइंडनेस के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। मैंने बहुत चीज़ें सीखी, बहुत चैलेंजेस फेस किए। फिर मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट जो है NIEPVD, वहाँ पे मैं गया और मैंने एडजस्टमेंट का कोर्स किया। अच्छा। तो एडजस्टमेंट का कोर्स करने के बाद मैं वापस मैं दिल्ली आ चुका हूँ और अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ और नॉन रेगुलर से मास्टर्स कर रहा हूँ। ऋतिक, ये जो ट्रांजिशन फेस होता है, हमारे बहुत से लिसनर जो शायद जानते हो या ना जानते हो, अगर आप अपने एक्सपीरियंस में उनको बताना चाहें कि किस तरह का एक चैलेंजिंग फेस होता है यहाँ पे, जब आप एक जहाँ पे विजन लॉस नहीं था फिर सडनली वो विजन लॉस होता है, उसके बाद जो आप किस तरह की सिचुएशन फेस करते हैं, क्योंकि बहुत से लिसनर ऐसे भी हमारे जो शायद डिसेबिलिटी के बारे में उतना आइडिया नहीं रखते हैं। जी सर, तो एक्चुअली ये बहुत एक डिफरेंट फेज होता है। कई बार ये लोगों के लिए डिप्रेसिंग हो जाता है,
कुछ टाइम पे मेरे लिए भी था, लेकिन इससे मूव ऑन करना बहुत ईजी होता है कई बार, मैं कह सकता हूँ। हमें अपना आप को ही मोटिवेट करना पड़ता है, नई नई चीज़ें या नए सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं जिसके थ्रू हम खुद को पुश करके आगे बढ़ सकते हैं। मेरे साथ भी ये था कि लाइक मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे जब मेरा विजन लॉस हो रहा था, तो बहुत जी। मैं इसके ऊपर ओवर थिंक करता था। मेरी एजुकेशन पे एक बार स्टॉप आ रहा था। मेरे को कुछ ओके। लोगों का सजेशन था कि लाइक आपको अपनी ग्रेजुएशन इस साल क्विट कर देनी चाहिए, बट मैंने अच्छा। अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं, मैं किसी न किसी सॉल्यूशन से, किसी तरीके से अपने आप को आगे मूव करूंगा और आगे मैं पढ़ाई करूंगा। तो उस टाइम पे मतलब ऐसा था कि ये ग्रेजुएशन का टाइम ही था जिस टाइम पे मैंने पहली बार अपनी लाइफ में स्क्राइब को यूज़ किया था। ओके। तो उस टाइम पे मतलब ऐसा लगता था कि हाँ, लाइक अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के साथ में सॉल्यूशंस भी है। लाइक जैसे कहते हैं ना कि हम लोग जब सीरियल्स वगैरह देखते थे तो कहते हैं प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नज़रिए की है बात। तो उसी चीज़ से मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ और अलग अलग चीज़ें ढूंढ करके, अलग अलग चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करके आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। और मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अलग अलग तरीके से, आप व्हेन देयर इज़ विल देयर इज़ वे, उस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। आप कोई नई कोशिश कर सकते हो, हर कोशिश कामयाब जरूर होती है। ऋतिक, किस तरीके से मोटिवेट किया खुद को, बताएंगे थोड़ा सा कि या कौन सा तरीका निकाला कि डिप्रेशन फेज में ना जाएं या कोई प्रॉब्लम ना हो? अलग जी। अलग बुक्स को मैंने ऑडियो में सुनना शुरू किया था, कुछ यूट्यूब चैनल्स को मैं फॉलो करता था, कुछ अलग अलग जगहों से मैंने शोज देखे। मैं ब्लाइंड पीपल से, ब्लाइंड कम्युनिटी से कनेक्ट हुआ था। मैं कुछ अच्छा। एनजीओज वगैरह में मैंने विजिट किया था जहाँ से मुझे आइडिया हुआ उन चीज़ों के बारे में। मैंने लोगों से कनेक्ट किया, कुछ सीनियर्स मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया, कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे बताया। तो अच्छा। स्टार्टिंग में ऐसा था कि लगता था कि यार इनके लिए ईजी है बिकॉज ये लोग इस चीज़ को बहुत टाइम से कर रहे हैं, बट हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर अच्छा। मैं स्टैंड अप कॉमेडीज वगैरह देखता था सो दैट थोड़ा माइंड उस चीज़ से बाहर जाए। बिकॉज जितना उस चीज़ को सोचते थे, जितना थिंकिंग करते थे, तो लगता था कि नहीं यार ऐसे कैसे हो जाएगा। तो फिर मैं सोचता था कि ठीक है, सोचने से अच्छा है कि हम कुछ करने का ट्राई करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जैसे बहुत बेसिक चीज़ मेरे साथ होती थी कि मैं जब पढ़ाई करता था तो पहले मेरी हैबिट थी कि मैं सब कुछ देख करके पढ़ता था। और फिर जब ये मेरा ट्रांजिशन टाइम आया तो मैं किताबों को तो देख नहीं पा रहा हूँ या उसके वर्ड्स नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो वो एक माइंड में हिट करता था और ऑडियो पे डायरेक्ट स्विच करना बहुत प्रॉब्लम होता था। तो जी, स्टार्टिंग जी। में मैंने ऐसे ट्राई किया था कि मैं यूट्यूब लेक्चर्स लेता था। अच्छा। लेक्चर्स के बाद अपने दोस्तों से डिस्कशन करता था उस चीज़ों पे कि लाइक कैसे मैं इस टॉपिक को पढ़ सकता हूँ, कैसे इन चीज़ों को रिकॉल कर सकता हूँ, रिवाइज कर सकता हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे ऑडियो बुक्स पे शिफ्ट करना स्टार्ट किया। फिर अब ऐसा स्टेज है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे को बहुत हेल्प करता है। तो जी, चैट जी। जीपीटी या बाकी एआई टूल्स के थ्रू अब मैं कम्युनिकेशन करता हूँ, ऑडियो बुक्स पढ़ता हूँ, हर चीज़ शोज वगैरह सुनता हूँ। तो उससे नॉलेज मिलता रहता है, जनरल अवेयरनेस मिलता रहता है। और आजकल तो हर चीज़ एक्सेसिबल फॉर्मेट में अवेलेबल है। अब इतना अवेयर हो चुके हैं हम, इतना जान चुके हैं, तो वो हेल्प कर देता है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है जिसकी वजह से हर तरह की जो डिसेबिलिटी है उसके लिए चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हैं। अपने आप को इस्तेमाल ठीक से चीज़ों को अगर करेंगे तो आप अपने आप को बहुत स्मार्टली जो चीज़ें हैं उनको कर सकते हैं, अपने टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। और ऋतिक की एज अभी बहुत छोटी है, जैसे ये बता रहे हैं कि ग्रेजुएशन इन्होंने अभी 2024 में अपना कंप्लीट किया है। तो बेसिकली ये मैच्योरिटी का सवाल था जो मैं इनसे पूछ रहा था। हालांकि जब हमारे स्पेशल गेस्ट आते हैं तो उनके जो फोकस एरिया होते हैं उन पे बात होती है, लेकिन मैं चाहता था कि हमारे सुनने वाले किसी यंगस्टर से भी सुने कि उन्होंने किस तरीके से अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और उन पे ओवरकम किया। और जो बेसिकली एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऋतिक के साथ कि इन्होंने डिसेबिलिटी में आने के बाद या जब इनकी डिसेबिलिटी रिकॉग्नाइज हो गई, इनको लगा कि अब विज़न नहीं है और ये ब्लाइंडनेस में आए, तो उसके बाद इनको महसूस हुआ कि जो प्रॉब्लम इनको आ रही थी या जो प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की वैसी प्रॉब्लम्स बहुत से और भी लोग फेस करते होंगे। तब इनको एक आइडिया मिला कि एक किताब हो सकती है, एक बुक हो सकती है। तो ऋतिक, जो किताब का आइडिया था वो बेसिकली कहाँ से आया? तो सर बेसिकली मैंने कुछ स्टोरीज पढ़ी थी, शेरलॉक होम्स नाम के एक ऑथर हैं उनकी, और जी, रॉबर्ट जी। ग्रीन। तो उन स्टोरीज में मैंने देखा, और जो फॉरेन की मैंने बुक्स वगैरह पढ़ी थी, तो उसमें जी। मुझे कॉन्सेप्ट मिला मेमोरी पैलेस। ओके। तो मैं रिसर्च किया कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे हम इसको देख सकते हैं, कैसे हम इसके बारे में जान सकते हैं, और अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है तो इंडिया इतना यूज़ क्यों नहीं करता, या हमारे जो लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं,
तो वो लोग इसको इतना यूटिलाइज क्यों नहीं करते। फिर मैंने पढ़ा तो बहुत ऐसी चीजें थी जो मैंने मतलब इंडिया में भी फिगर आउट की, बट मैं इसको इतना मतलब ग्राउंड लेवल तक नहीं देख पाया था। मैंने नहीं देखा था कि हर बच्चे तक या हर स्टूडेंट तक ये चीज पहुंच रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको हम इजी लैंग्वेज में अपनी तरीके से कन्वर्ट करें। तो फिर मैंने उस कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क किया। मेमोरी पैलेस कॉन्सेप्ट को मैंने और डीपली जाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली, चैट जीपीटी के थ्रू मैंने उसको जाना। फिर मैंने उसको डीपली स्टडी करना स्टार्ट किया। फिर आई थॉट कि अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को इतना यूज कर सकता हूँ या इस कॉन्सेप्ट में मेरी इतनी मदद हो सकती है, तो क्यों नहीं बाकी लोगों की इससे मदद की जाए और इसके ऊपर ही एक बुक लिख दी जाए। फिर मैंने उस बुक के ऊपर वर्क करने का सोचा, मैंने स्टार्ट किया, वर्क किया। प्रॉब्लम्स आई, कभी कंफ्यूज होता था, कभी सोचता था इसको कैसे रखूं, कभी प्रॉब्लम्स आती थी कि लाइक ये थोड़ा सा बोरिंग सा ना हो जाए लोगों के लिए, तो कैसे उसको एक स्टोरी की तरह नरेट करूं और उसको कनेक्टिंग डॉट्स बनाऊं। उसके ऊपर मैंने वर्क किया और इस बुक के ऊपर मैंने फिर आगे वर्क करना स्टार्ट किया। अब बताएं सुनने वालों को कि जिन्होंने हमारे मैसेजेस को पढ़ा है उनको तो ऑब्वियसली बुक का नाम पता चल गया है, लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा और जो हमारे शो के सहारे हैं कि उनको पता चलेगा कि कौन सी बुक है ऋतिक खत्री की, तो बुक का नाम बेसिकली क्या है और क्या सोच के उसका नाम रखा? ओके, तो बुक का नाम है द पैलेस ऑफ एंडलेस डोर्स। और इस बुक का नाम मैंने द पैलेस ऑफ एंडलेस डोर्स ये सोच के रखा कि हमारे पास एक ऐसा घर है जिसके अनलिमिटेड दरवाजे हैं, जिससे कभी हम रास्ते बंद नहीं कर सकते। हर कोई नया डोर खोलेंगे तो एक नया रास्ता खुलेगा। जी। इसको मैंने इसलिए द पैलेस ऑफ एंडलेस डोर्स रखने का सोचा कि बिकॉज किसी का घर थोड़ा छोटा होता है, किसी का घर थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन हमारे पास हमारी पूरी सिटी है जो हम विजुअलाइज कर सकते हैं। हमारे पास हमारे पूरा स्टेट है जो हम विजुअलाइज कर सकते हैं। हमारे पास हमारे पूरा कंट्री है जिसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। और अगर वो कुछ भी नहीं है तो हम हमारा ड्रीम हाउस बना सकते हैं जिसके अंदर लिमिटेड रूम्स हो, एंडलेस डोर्स हो। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि लोग अपने उस मेमोरी को या अपने उस पैलेस को इस तरीके से डिजाइन करें कि वो अपनी अलग अलग सब्जेक्ट्स को, अलग अलग चीजों को उन जगहों पे प्लेस करें और उनको रिकॉल करने में ट्राई करें। जैसे कि इस बुक का कॉन्सेप्ट है मेमोरी पैलेस के ऊपर, जिसको हम कहते हैं कि विजुअलाइज करके हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं या विजुअलाइज करके हम हमारी दूसरी डेली लिविंग स्किल्स को, डेली लिविंग चीजों को कैसे सुधार सकते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को कैसे हम यूज कर सकते हैं, इसके एंडलेस डोर्स इसीलिए मैंने बोला है। ऋतिक, हमारे लिसनर्स हर कैटेगरी से, हर तबके से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बहुत एजुकेटेड हैं और थोड़ा कम एजुकेटेड या जिनको बहुत बेसिक समझ है। तो कुछ आसान शब्दों में बताएं कि एक तो मेमोरी पैलेस क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं? सर, मैं इसको जितना बेस्ट सिंप्लीफाई कर सकता हूँ उसमें ट्राई करता हूँ। जैसे कि हमारा एक घर है या हमारा एक रूम है, रूम ले लेते हैं हम, एकदम बेसिक रूम। हम सबको, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हो, चाहे नॉर्मल पर्सन हो, चाहे कोई भी, उसको अपना रूम बहुत इजीली याद रहता है। ठीक है। तो हम उस रूम के अलग अलग कॉर्नर्स पे या अलग अलग प्लेसेस के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं और उसको रिकॉल करने का ट्राई करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इजी होता है कि हम रिकॉल कर पाते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। अगर हमारा एक रूम है, उसके अंदर हम कोई 5 चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे फैन, अलमीरा, डोर, बेड एंड वार्डरोब। तो ये 5 चीजें हर रूम में होती है और हम सबको याद होती है कि कहाँ पे क्या है। ठीक है। और हम इन 5 चीजों के ऊपर ही अगर अलग अलग 5 चीजें प्लेस कर दे, जैसे मैंने फैन के ऊपर अपना हिस्ट्री सब्जेक्ट प्लेस किया, डोर के ऊपर मैंने अपना ज्योग्राफी सब्जेक्ट प्लेस किया, ठीक है, बेड के ऊपर अपना मैंने साइंस सब्जेक्ट प्लेस किया, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लेस है उसके ऊपर हमने जैसे हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट प्लेस किया, एंड 5th प्लेस के ऊपर हमने हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट प्लेस किया। ठीक है। तो हमारे लिए बहुत ईजी होता था कि हाँ पे कहाँ पे 5 चीजें हैं और हम उन 5 चीजों को कैसे याद रख सकते हैं। अगर आपसे मैं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 साल बाद भी पूछूंगा कि आपने फैन के ऊपर क्या सब्जेक्ट प्लेस किया था, तो आप बहुत इजीली बता पाओगे कि हाँ मैंने फैन के ऊपर हिस्ट्री रखा था। ठीक है। ये बहुत 2 मिनट की एक्सरसाइज है, लेकिन हम इस एक्सरसाइज को अगर हम फॉलो करते हैं या इन कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी हम बहुत आसानी से हमारी चीजों को याद रख सकते हैं, हमारी पढ़ाई के कॉन्सेप्ट्स को याद रख सकते हैं, उसके अंदर हम डीपर नॉलेज को याद रख सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा होता है, आपने देखा है जो जब वो प्रिपेयर करते हैं साइटेड लोग, तो अपने रूम्स के अंदर मैप्स को लगाते हैं, वॉल्स के ऊपर अलग अलग नोट्स लिखते हैं, कुछ जगहों पे इंपॉर्टेंट चीजें लगते हैं। वो मेन कॉन्सेप्ट ही विजुअलाइज का है, बिकॉज हम उस प्लेस पे पूरे दिन रहते हैं, हम उस चीजों को बार बार देखते हैं, तो उन चीजों को हम याद रख पाते हैं। लेकिन अब हम जैसे लोग हैं, ब्लाइंड्स हैं, वो लोग अगर याद नहीं रख पाते तो वो लोग उन चीजों को रख करके अपने माइंड में विजुअलाइज कर सकते हैं। उसी तरीके से जो लोग देख सकते हैं वो उन चीजों को जब बार बार देखेंगे कि हमने फैन पे सब्जेक्ट रखा था,
या हम हमारे माइंड में ऐसा विजुअलाइज करेंगे कि यार ऊपर हमारा फैन चल रहा है, वहां पे हम देखते हैं तो उस वक्त हमें हिस्ट्री याद आता है। तो उस तरीके से हम उन डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे माइंड मैपिंग करते हैं, हम लोगों को याद रहता है कि यार हम किस रास्ते से गए थे, वापस आते हैं तो हमें वो रूट याद रहता है। ठीक तो है। उसी तरीके से हम इस चीज को बहुत सिंपली याद कर सकते हैं। तो और मैं इसको थोड़ा सा और जैसे आपको बेसिक अगर बताना चाहूँ, तो जैसे जी। नरेश जी अगर मैं आपसे पूछूं कि नरेश जी आपने लास्ट सैटरडे क्या खाना खाया था, तो क्या आपको याद है? नहीं। लेकिन अगर मैं आपको यहीं पर पूछता हूँ कि आपने अपने बर्थडे पे क्या डिश खाई थी, तो आपको याद फ्रूट होगी। केक। फ्रूट केक। तो ये हमारे माइंड के डॉट्स हैं जो हमें कनेक्ट करते हैं, हैप्पीनेस के साथ हम कनेक्ट करते हैं। हमें जो चीजें होती है जिनके साथ हम याद रखना चाहते हैं उनको हम याद रख लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें हम चाहते ही नहीं है कि हम याद रखें, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली भूल जाता है। उसी तरीके से हम अगर डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, हम उन चीजों को याद रखते हैं, यार हमने इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन ये याद रखना है। तो इस तरीके से ये चीजें वर्क करती है और हम हमारे माइंड के साथ में वर्क कर सकते हैं। माइंड के साथ में मेहनत करके माइंड को हम ट्रेन कर सकते हैं। इसको माइंड ट्रेनिंग भी बोलते हैं हम, कि माइंड ट्रेनिंग करके हम हमारी पढ़ाई को या बाकी चीजों को यूटिलाइज कर रहे हैं। हो तो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक बात याद आ रही है जो मैं शेयर कर सकता हूँ कि मेरे साथ जो एक सिचुएशन होती है, अक्सर हम अपने मोबाइल को अपने फोन बुक में सेव करते हैं या कहीं पे भी नोट करके रख लेते हैं। मेरे साथ जैसे सिचुएशन ये होती है कि जब भी ऋतिक ने, सपोज करें कि ऋतिक ने मुझे अपना नंबर आज शेयर किया, वो नंबर मुझे तब तक याद रहेगा जब तक वो मेरे पास कहीं पे सेव नहीं है। जैसे ही वो मोबाइल में सेव होगा वैसे ही मैं उसे भूल जाऊंगा। यस डेफिनेटली ऐसा ही होता है सर। और इसमें हम थोड़ा सा ऐसे भी देख सकते हैं, लाइक आपको अगर लिस्ट ऑफ कुछ आइटम्स है जो आपको मार्केट से परचेज करके लेके आने हैं, या देयर इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स जिनको आप याद करना चाहते हो, तो बहुत ईजी है कि आपने अपने घर के अलग अलग प्लेसेस पे एक एक चीजों को रख दिया एंड आप अपने माइंड में अपने घर के अंदर मूव कर रहे हो, तो आपको याद रहेगा हाँ इस रूम में मैंने ये बुक रखी थी, मुझे ये परचेज करनी है, इस रूम में मैंने ये बुक रखी थी, ये परचेज करनी है, इस रूम में मैंने ये प्रोडक्ट रखा था, मेरे को ये परचेज करना है। इट जस्ट विजुअलाइज एंड मेमोराइज जैसा चीज है कि हम कैसे चीजों को विजुअलाइज करके मेमोराइज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो डॉट कनेक्ट करने का जो तरीका है, क्या हम इसे अपनी मोबिलिटी में या आउटडोर इवेंट के लिए या कहीं बाहर आना जाना उस पर भी कुछ ट्राई कर सकते हैं? सर हम इसको ट्राई जरूर कर सकते हैं, लेकिन मैं इंडोर मोबिलिटी में ही सजेस्ट करता हूँ, बिकॉज आउटडोर में चीजें बहुत चेंजेस हो सकती है। सडनली जो टोटली ब्लाइंड है या जिन लोगों को बहुत ही कम विजिबल है, उनके लिए अगर वहां पे कुछ चेंजेस हो जाएं तो वो प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो जाता है सिनेरियो। बट हाँ, इंडोर में मैंने जितना खुद ने ट्राई किया है बहुत हेल्पफुल होता है। और हम जब आप इस बुक को पढ़ेंगे या हमारे जो लिसनर्स हैं वो इस बुक को पढ़ेंगे, तो वो अपना जब मेमोरी पैलेस बनाने लगेंगे तो वो बहुत ईजी तरीके से अपनी चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे, मोबिलिटी के अंदर भी, अपनी डेली लिविंग स्किल्स के अंदर भी। और बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोगों को ये याद रहता है कि हम जब गूगल पे सर्च करते हैं जीमेल, तो हमें हमेशा क्या पता होता है कि हमारा जीमेल पे 3 चीजें आएगी, साइन इन विद जीमेल, लॉग इन विद जीमेल। इन पे हम जाते हैं तो डायरेक्टली 3 ऑप्शन आ जाते हैं, यूज गूगल, यूज योर एप्पल अकाउंट, यूज योर मोबाइल नंबर। बिकॉज ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिनको हम डेली देखते हैं, तो हमें ये चीजें याद रहती है। उसी तरीके से हम हमारे माइंड को जिस तरीके से ट्रेन करेंगे, हमें बाकी चीजें याद रहेगी। क्या कभी हमने बैठ करके ये याद करने का कोशिश किया है कि हमारे गूगल पे क्या क्या आता है, लॉग इन और साइन इन का ऑप्शन आता है, या कभी हम ये ट्राई करते हैं कि जूम मीटिंग पे या किसी और एप्लीकेशन पे ऑप्शन पे आता है, वो हमें ऑटोमेटिक याद हो जाता है। बिकॉज हमारे माइंड का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि वो हर चीज को याद रख सकता है, लेकिन वो ये जितना हम उसको फोकस करते हैं, जितना हम उस पर रिकॉल करने का ट्राई करते हैं, उतना ही हमारा माइंड उस चीज पे वर्क करता है। जैसे मैंने आपको खाने वाला एग्जाम्पल दिया था, वैसे ही बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें याद रहते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हम भूल जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है, कुछ चीजें ऐसी होती है वो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो जब आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और डीपली इस कॉन्सेप्ट को जानना चाहेंगे, फिर आप उन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, मेमोरी पैलेस बनाएंगे अपना खुद का, तो वो आपके लाइफ में बहुत अच्छा चेंज लेकर के आएगा। मेरी लाइफ में लेकर के आया, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने इसको यूज किया, उनके लाइफ में चेंज लेकर के आया। मेरे कुछ रिलेटिव्स है जिनको मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया, उन्होंने मेरी बुक्स पढ़ी तो उन्होंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। वो विजुअली इम्पेयर्ड ही नहीं, नॉर्मल साइटेड लोग भी थे जिन्होंने इसको ट्राई किया। बहुत इसका अच्छा इम्पैक्ट आता है, लोगों की रिकॉलेशन में बहुत हेल्प करता है, उनकी स्टडी में बहुत हेल्प करता है। तो मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार एटलीस्ट इस कॉन्सेप्ट को पढ़ो, ट्राई करो, माइट भी आपके लिए फ्रूटफुल निकले। कुछ लोगों के लिए नहीं भी निकल सकता, लेकिन मोस्टली लोगों के लिए मैंने जितना देखा है, ऑब्जर्व किया है, फ्रूटफुल निकलेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इससे।
ऋतिक, सुनने वालों को बताएं कि कितनी बड़ी किताब है, कितने चैप्टर्स हैं एक्चुअली? 7 चैप्टर्स है इंट्रोडक्शन को एक्सक्लूड करते हुए, एंड अराउंड 111 to 115 पेजेस है, कवर पेज एंड सब कुछ इंक्लूड करते हुए अबाउट द ऑथर। और लैंग्वेज क्या अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश? सर लैंग्वेज अभी इंग्लिश है, बहुत बेसिक इंग्लिश मैंने यूज की है जी। एंड मैं जल्द ही इसका हिंदी वर्जन भी निकालने का ट्राई करूंगा। अभी मैं उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करूंगा, बिकॉज अभी तक मैंने सिर्फ इंग्लिश पे ही वर्क किया था। मेरे लिए भी बुक लिखना एक बहुत नया प्रोसेस था, फर्स्ट टाइम ही मैंने इसको ट्राई किया है। बट हाँ, जल्दी मैं इसके ऊपर हिंदी वर्जन पे भी वर्क करूंगा, और ये विद इन 2-3 डेज नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड या फिर जो बाकी ऑडियो लाइब्रेरीज हैं उन सब पे भी ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगी। ये जो बुक है इनकी, द पैलेस ऑफ एंडलेस डोर्स, इसके ऑडियो वर्जन भी आने वाले हैं, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। जो लाइब्रेरीज हैं एनएबी की या उसके अलावा और भी जो सुगम्य पुस्तकालय शायद को वहाँ पे भी एलिजिबल हो सकती है बुक्स। और इसके साथ इसको कैसे लेना है उस पर भी हम बात करेंगे। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ऋतिक के साथ, वो भी इनसे बात करते चलें। फिलहाल जब हम इनसे बात कर रहे हैं, वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल का एक्सपीरियंस कैसा था, कब गए थे, कुछ बताएं हमारे सुनने वालों को। ओके, तो वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में गया था 2024 में, लास्ट ईयर, 9th of March। वो मेरे लिए बहुत बड़ा पुश था। लाइक जब मैंने आपको बताया कि मेरा ट्रांजिशन टाइम चल रहा था, तो आफ्टर दैट मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करता था एज अ वॉलंटियर। तो वहाँ से मुझे उस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला, तो मैंने उसका फॉर्म वगैरह फिलअप किया। तो वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल 2024 में हुआ था, रशिया सोची में हुआ था ये। वहाँ पे जब मैं गया तो मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। वो एक्सपीरियंस था कि लाइक सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हमने वर्क किया था, हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वर्क किया था, हमने अलग अलग कंट्रीज के साथ में कनेक्शंस डेवलप किए थे। तो वहाँ पे मैंने जो सीखा और जो नॉलेज मुझे प्रोवाइड हुआ, लाइक जो वहाँ का वो कहते हैं कि रशिया का जो सिटीजन्स वगैरह हैं वो बहुत सपोर्टिव थे। लाइक मैं जब रशिया पहुंचा तो मैं अपनी व्हाइट कैन लेकर के आगे बढ़ रहा था, तो रशिया की टीम की तरफ से ही देयर वाज अ गर्ल, शी केम टू टेक मी एंड इमीडिएटली वो मुझे लेकर के एयरपोर्ट से मेरे होटल तक लेकर के चली गई थी। तो जब बाकी लोगों को जहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे वेट करना होता था, जहाँ पे उनको ऐसा था कि हाँ उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था रशिया की तरफ से। मेरा जो सारा रूम का प्रोसेस है, अलॉटमेंट वगैरह है, वो सब विद इन 15 to 20 मिनट्स हो गया था। ओके। मोबिलिटी के मामले में मेरे को लगता है कि मैंने जितना वहाँ पे एक्सपीरियंस किया, स्टिक्स को यूज करना, वॉक करना बहुत इजी लगता था। रश नहीं था इतना, या मतलब ऐसा जो डैमेज्ड रोड्स वगैरह होती है वैसा कुछ नहीं था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता था। एंड जो मेरे को एक चीज वहाँ पे सबसे बेस्ट लगी, मेरे को किसी ने बोला था कि लाइक जब हम यहाँ पे रोड क्रॉस करते हैं तो गाड़ी वगैरह जो होती है, व्हीकल्स वगैरह होते हैं, वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाते हैं। ओके। बट मेरे माइंड में क्यूरियोसिटी थी कि क्या ये सच है कि लोग सिर्फ इसको बोलते हैं। तो मैंने उसको ट्राई किया कि मैं जब अपनी व्हाइट कैन लेकर के रोड के ऊपर आया, तो जो मेरे राइट एंड लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में जो व्हीकल्स उस वक्त चल रहे थे, जितनी भी गाड़ियां थी, वो इमीडिएटली रुक गई। जब तक मैंने रोड क्रॉस नहीं की, एक साइड से दूसरी साइड तक एक भी गाड़ी वहां से मूव नहीं हुई। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इस चीज को देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ के जो लोग थे उन्होंने भी मुझे बताया कि लाइक ऐसा था कि जो गाड़ी इधर थी वो उन्होंने साइड में लेकर के रोकी, कुछ ऐसे रुक गए, कुछ इस तरीके से रुक गए। तो जब उस चीज को देखा कि ऐसा फील हुआ कि हाँ, ब्लाइंड्स के लिए उन लोगों ने इतना अगर किया है, बिकॉज ये चीज भी करना इमीडिएटली उनके लिए भी रिस्की होता है, बट स्टिल दे यूज्ड टू डू इट। और जो सपोर्ट वहाँ पे मिला, जिस तरीके से मैंने उस फेस्टिवल को एंजॉय किया, इंक्लूसिव फेस्टिवल था, अलग अलग कंट्रीज से लोग थे। तो जब मैं उस फेस्टिवल में गया तो मैंने अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। मैंने डिफरेंट कंट्रीज के साथ में कैसे हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर हम बढ़ सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कशंस किया। जो वहाँ के स्कूल्स हैं, जहाँ वहाँ के कॉलेजेस हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स आ रखे थे, उनसे मैंने डिस्कस किया कि कैसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन में आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके के डिवाइसेस वो लोग यूज कर सकते हैं, वो लोग यूज करते हैं और हम लोग यूज कर सकते हैं, उन डिवाइसेस के बारे में जाना। डिवाइसेस तो जैसे इंडिया में भी लगभग सेम है, बट हाँ कुछ एडवांस वर्जन्स है, कंपनीज डिफरेंट है। अच्छा। तो उनका और हमारे जैसे इंडिया को हम कंपेयर करते हैं तो लाइक देयर आर डिफरेंट फैसिलिटीज जो हर जगह पे अवेलेबल है, हर गवर्नमेंट हमें देती है।
बट ये है कि हमें किस चीज़ से बेनिफिट होता है वो हमें फिगर आउट करना है। हम किन चीज़ों से आगे बढ़ सकते हैं, किन चीज़ों को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है वो हमें फिगर आउट करना होता है। ओके। और कितना बड़ा ग्रुप था और कितने डिसेबिलिटी उसमें इंक्लूडेड थे? जैसा आप कह रहे हो ये एक इंक्लूसिव एक फेस्टिवल था, तो जो इंडिया से गए थे उसमें ग्रुप में कितने लोग थे और बेसिकली कुछ कितनी डिसेबिलिटी थी या कुछ बताएं। सर लाइक ये जब हम इंडिया से गए थे तो हमारे 365 डेलीगेट्स थे, जिसको हमने नाम दिया था भारत 365। ओके। तो हम लोग 365 पीपल थे, कुछ 2-3 कम ज़्यादा थे आई गेस। तो 365 पीपल का डेलीगेशन गया था इंडिया से। एंड ये इंक्लूसिव था। विजुअली इम्पेयर्ड इंडिया की तरफ से मैं ही था, बट एक फिजिकली हैंडीकैप्ड भैया भी थे, लाइक ही वाज अ वर्किंग प्रोफेशनल, सो ही वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल एंड ही वाज आल्सो प्रोवाइडेड की लाइक उनको भी व्हील चेयर वगैरह का फैसिलिटीज और हर फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की गई थी। तो ये जो वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल जैसा बता रहे हैं कि वहाँ पे गए और किस तरह का कुछ चेंज आपने एक्सेप्ट किया अपनी लाइफ में, और या कैसे उसको शेयर करेंगे हमारे सुनने वालों को कि ये जो फेस्टिवल था वहाँ से जब आप लौट कर आए तो क्या नया मिला कुछ? सबसे मेजर चेंज तो ये था कि मैं जब इंडिया में था, मैं व्हाइट केन को जब यूज़ करता था तो मैं बहुत बार ऐसा होता था कि मैं उसको अवॉइड करने का ट्राई करता था या मैं थोड़ा सा शाय फील करता था। बट जब मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था वहाँ पे इंडिपेंडेंट अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो व्हाइट केन वाज द ओनली थिंग जो मेरे को इंडिपेंडेंट प्रूव करती थी, जिसकी वजह से मैं वॉक कर पाता था, जिसकी वजह से लोग मेरी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाते थे और वो मेरे को सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। तो वो चीज़ इंडिया में भी पॉसिबल थी, बट क्या कहते हैं ना कि जब हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आता तब तक हम कर नहीं पाते चीज़ों को। वहाँ पे गया तो मैंने व्हाइट केन को यूज़ करना स्टार्ट किया था एंड आज उसको मैं एज अ टूल यूज़ करता हूँ हमेशा। तो वो मेरी लाइफ में मेजर चेंज था। और मतलब मैं जो चीज़ वहाँ पे सोचता हूँ कि जब हम लोगों के पास ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हमें कुछ ना कुछ करना ही है उसको फिगर आउट करने के लिए, तो हम उन चीज़ों के अल्टरनेटिव्स को या जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ है उसको जल्दी एक्सेप्ट कर पाते हैं और उसके ऊपर हम वर्क कर पाते हैं। मैं पहले अपनी प्रॉब्लम को लोगों तक शेयर करने में बहुत घबराता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं किसी को बताऊं कि मैं ब्लाइंड हूँ। बट वहाँ पे मुझे जब ट्रीटमेंट मिला इतना अच्छा, पीपल वर एनकरेजिंग मी कि लाइक बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड यू आर डूइंग योर बेस्ट। तो वो जब एनकरेजमेंट मुझे प्रोवाइड हुआ या उस एनवायरनमेंट में जब मैं था, तब मुझे ऐसा लगा कि यार हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो सबके साथ होती है। फिर मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मैंने आगे बढ़ना स्टार्ट किया। अदरवाइज उससे पहले तक मैं इस प्रॉब्लम को इतना अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन रशिया ने, वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल ने मुझे एक अच्छा पुश दिया और जो मेरी टीम थी जिनके साथ में हम लोग गए थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर जगह पे। लाइक फर्स्ट मेरी फैमिली रेडी नहीं थी मुझे भेजने के लिए, बिकॉज उनका बच्चे को प्रॉब्लम थी, तो उनका ऐसा था कि नहीं अभी हम हमारे बच्चे को नहीं भेजेंगे। बट मेरी जो टीम थी उन्होंने मेरे पेरेंट्स को समझाया, उनको प्रॉमिस दिलाया कि हम आपके बच्चे को सेफली लेकर के जाएंगे, लेकर के आएंगे। उसके बाद भी फैमिली को, हर फैमिली को कंसर्न होता है, वैसे ही मेरी फैमिली को कंसर्न्स थे, बट स्टिल मेरी टीम ने मेरा सपोर्ट किया, मुझे साथ लेकर के गए। उस एक्सपीरियंस में मुझे बहुत कुछ सिखाया, इंक्लूसिविटी के बारे में मैं और जान पाया वहाँ पर। और लाइक जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी कि अगर वहाँ पे कुछ पैम्पलेट भी मिल रहा था तो हमारे लिए स्पेशल अनाउंसमेंट्स वगैरह हर एक चीज़ का प्रोटोकॉल वहाँ पे रेडी था। या देयर वाज अ प्रोग्राम जिसके अंदर मेरे पास एक डिवाइस मुझे प्रोवाइड किया गया था, जिसके अंदर जो भी इवेंट हो रहा है लाइव वो मेरे को मेरे ईयरफोन्स के अंदर ट्रांसलेट किया जा रहा था। जैसे आजकल हम लोग सिनेमाज वगैरह देखते हैं, उसी तरीके से उस इवेंट को टोटली लाइव मेरे ईयरफोन्स के अंदर ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन प्रोवाइड किया गया था। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि लाइक हाँ, अगर वहाँ पे एक विजुअली इम्पेयर्ड भी है तो उन्होंने उस चीज़ के लिए वर्क किया, उनको प्रोवाइड किया कि हाँ ठीक है आप ये चीज़ करें। लाइक इंडिया से मैं एक ही था, बट हाँ और भी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स थे अलग अलग कंट्रीज से, जिनसे मेरा बात हुई, जिनसे हम अभी भी बातचीत में हैं, टेलीग्राम पे हम लोग कनेक्टेड हैं। ऋतिक, यहाँ पे दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे इस पे बात तो नहीं, लेकिन हाँ इसको एक्सेप्ट ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है या आपके पास कुछ भी है तो आप उसको एक्सेप्ट करना चाहिए आपको, क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो जो बेसिक प्रॉब्लम है शायद वो और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और दूसरा जो एक बड़ा कॉमन कह सकते हैं या फिनोमेना उसको कह लें, जो भी कह लें, कि लोगों को अपनी जो डिसेबिलिटी के साथ एसोसिएटेड चीज़ें हैं
उसका इस्तेमाल करने में बड़ी शर्म फील होती है या उनको थोड़ा शेम फील होता है, कि जैसे ऋतिक कह रहे हैं कि ब्लाइंड जो स्टिक यूजर हैं, वाइट केन यूजर्स हैं, उनको केन यूज करने में थोड़ा शेम फील होता है या थोड़ी शर्म आती है। कई बार आपका ईगो हर्ट आता है, कभी कभी फील होता है कि पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी। लेकिन ऋतिक ने जैसा कहा कि जब आपका साथ कोई नहीं देगा तो वो वाइट केन आपका साथ देती है। तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखें और जो चीज़ बेसिकली आपके लिए बनाई गई है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अपने मूवमेंट में जब उसे इस्तेमाल करेंगे, आने जाने में इस्तेमाल करेंगे, तो बिल्कुल वो आपके साथ रहेगी और आपके बहुत काम आने वाले हैं। इस वक्त आप रेडियो उड़ान पे हमारे स्पेशल गेस्ट आज के ऋतिक खत्री के साथ बातचीत कर रहे हैं, जो हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त लाइव जुड़े हैं और अपनी बुक और एक वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल 2024 जो रशिया में हुआ था उसके बारे में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। ऋतिक, इन सब चीज़ों के अलावा अगर मैं पूछूं तो और क्या क्या इंटरेस्ट है ऋतिक के, या क्या करना पसंद है आपको अभी? और सर, मुझे नई नई बुक्स को या नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद है। मैं मेमोरी के ऊपर और वर्क करना चाहता हूँ कि कैसे हम हमारी मेमोरी को ट्रेन कर सकते हैं, एंड इसी के रिगार्डिंग जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं मैं उन सब में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ इन फ्यूचर। और अपार्ट फ्रॉम दिस मैं सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूँ और मैं अभी उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। मैं अपनी कोचिंग उसके लिए ले रहा हूँ और आगे अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। एंड जी सर, आप कुछ कह रहे थे सर? बस ऋतिक, जो किताब है आपकी, जो बुक है द पैलेस ऑफ एंडलेस डोर्स, उसको लोग किस तरीके से खरीद सकते हैं या जो पढ़ना चाहते हैं वो कैसे पढ़ सकते हैं? अभी मेरी बुक अमेजोन में किंडल फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप लोग जब किंडल पे जाएंगे एंड सर्च करेंगे द पैलेस ऑफ एंडलेस डोर्स तो वो बुक आएगी। आपको फ्री सैंपल भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप फ्री सैंपल पढ़ते हैं उसके बाद में आपको और इंटरेस्ट आता है तो आप बुक को परचेज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जल्द ही मेरी बुक अभी ऑडियो फॉर्मेट में विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए और सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बिकॉज लाइक मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि मुझे बुक से मनी अर्न करना है या कुछ करना है। मैं चाहता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों तक पहुँचे, मेरी कम्युनिटी तक पहुँचे, मेरे दोस्तों तक पहुँचे, मेरे साथियों तक पहुँचे, लोग उसका इस्तेमाल कर सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो बहुत जल्द अवेलेबल होगी ऑडियो फॉर्मेट के लिए। अभी रिकॉर्डिंग उसकी स्टार्ट है, तो जैसे बुक रिकॉर्ड हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो ऑडियो में सबके लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो ऋतिक ने बताया कि जैसा ये ऑडियो में भी अवेलेबल होगी, इसके हिंदी वर्जन पे भी ऋतिक काम कर रहे हैं। होपफुली वो भी जल्दी से हमारे सुनने वालों को या हमारे जो पढ़ने वाले हैं उनको हिंदी वर्जन भी उस किताब का मिलेगा। इसके सैंपल आप अमेजोन पर ट्राई कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर प्रॉब्लम होती है आपको तो बिल्कुल आप हमारे शो के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके थ्रू आपको हम जरूर शेयर करेंगे कि ये किताब आपको कैसे मिल सकती है और आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कैसे आपको ये किताब पहुंच सकती है, या और भी जो भी क्वेरी आप ऋतिक के पूछना चाहते हैं। उनकी जो मेमोरी पैलेस का जो एक कॉन्सेप्ट है उसमें भी अगर आपको कुछ नया लग रहा है या कुछ जानना चाहें तो बिल्कुल हमारे साथ अपने फीडबैक शेयर कर सकते हैं। ऋतिक, चलते चलते हमारे सुनने वालों को कौन सी बात या कुछ मैसेज जो देना चाहें आप अपने तरफ से? मैं बस एक यही मैसेज सब तक पहुंचाना चाहता हूं कि यार प्रॉब्लम सबके साथ होती है, हम सबको बस आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमें हमारी डिसेबिलिटी को कभी भी हाइड नहीं करना चाहिए। हमें उसको एज अ वेपन यूज करना चाहिए और उसके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज ये हमारे साथ में अगर प्रॉब्लम है तो इसके बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं, इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत होते हैं, लेकिन हमारा जो माइंड है वो सिर्फ इसके प्रॉब्लम्स की तरफ जाता है। तो हमें उनको नेग्लेक्ट करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, मूव करना चाहिए अपने लाइफ में, और डिसेबिलिटी को कभी भी हाइड ना करना चाहिए, उसके साथ आगे बढ़कर हमें ग्रो करना चाहिए। तो यही मैं मैसेज सबको देना चाहूँगा। और कोई मेमोरी पैलेस के ऊपर या मेमोरी कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ जानना चाहता है कभी भी तो मेरे पास भी रीच आउट कर सकते हैं। नरेश जी, आप मेरा कॉन्टैक्ट भी इनको शेयर कर सकते हैं, जिसके थ्रू ये लोग कभी भी कोई डाउट हो तो जरूर मुझसे जुड़े। मैं सबको मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहूँगा। बिल्कुल, आप अपना ईमेल शेयर कर सकते हैं चाहें तो। बिल्कुल, मेरा ईमेल आईडी है HRITIK1604@gmail.com। और अगर आप मेरे को कॉल करना चाहते हैं तो मेरा फोन नंबर है 80055974447।
बिल्कुल, तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनके थ्रू आप इनसे जुड़ सकते हैं, और अब अगर आप चाहें तो शो के थ्रू भी अपनी फीडबैक्स, अपनी बातें हम तक या इन तक पहुंचा सकते हैं। तो ये था आज का शो जो हम ऋतिक के साथ लेकर आए थे आप सबके लिए, उनकी बातचीत, उनकी किताब पे और उनके वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल 2024 के लिए जो उनके एक्सपीरियंस थे। उम्मीद करता हूँ ये शो आपको पसंद आया होगा, और ऋतिक इतना सारा वक्त देने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी कुछ इनका नया होगा हम इनको फिर वापस लेके आएंगे और इनके साथ बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी। थैंक यू टीम, थैंक यू एवरीवन। तो लिसनर्स, ये हैं ऋतिक खत्री जो हमारे साथ दिल्ली से लाइव इस टाइम जुड़ रहे हैं और आपके साथ बहुत सारी बातें कर रही थी। फिलहाल वक्त हो गया कि मैं आपसे कहूँगा टाटा बाय बाय, और हमेशा की तरह प्रॉमिस कि आपके साथ वापस मिलूंगा नेक्स्ट थर्सडे को एक और ब्रांड न्यू एपिसोड लेके। इस बीच अगर आप कभी भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मीडियम्स मैंने आपको बता दिए हैं कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आप YouTube चैनल पर आएँ, हमारे साथ जुड़ें, तो बिल्कुल दिल से दिल तक का YouTube चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिल से दिल तक के नाम से आप YouTube पे सर्च करें। अगर सर्च करने में प्रॉब्लम आती है तो इस चैनल का हैंडल आप ट्राई कर सकते हैं @दिल से दिल तक विद आरजे नरेश, और आपको हमारा चैनल मिलेगा। वहाँ पे आप हमारे शोज़ और एपिसोड देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि जिस वक्त आपके पास फ्री टाइम हो, जब आपको अच्छा सुनने का मन करे, जब आपको अच्छे गाने सुनने का मन करे, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल पे आएँ और हमारे शोज़ को एंजॉय करें और दिल खोल के अपने फीडबैक कमेंट्स के थ्रू पोस्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का शो। फिलहाल टाटा बाय बाय। प्रॉमिस वही हमेशा की तरह कि नेक्स्ट वीक जुमेरात ठीक 10 बजे आपके पास वापस आऊँगा एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। नमस्कार, मैं हूँ 92.7 मेगा एफएम का खुर्रा दिन, और आज आया हूँ नरेश जी के साथ जो कि दिल से दिल तक एक बहुत ही कमाल का प्रोग्राम करते हैं, लोगों के टूटे दिलों को जोड़ते हैं, बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं। तो आप भी इन्हें सुने, कमाल के आरजे, कमाल के इंसान है। गॉड ब्लेस। मैं हूँ खुर्रा दिन। नाजुक डोर की तरह होते हैं हमारे रिश्ते, जिन्हें तोड़ना तो बहुत आसान है लेकिन जोड़ना उतना ही मुश्किल। मेरा दम घुटता है तुम्हारे साथ, अब नहीं रहना, अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ यहाँ से। भरोसा, जिसके बिना रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता है। भरोसा जो कि तोड़ना बहुत आसान है लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल। प्लीज मुझे एक मौका दे दो, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज एक बार भरोसा कर लो मुझ पे। आज के बाद कभी मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, प्लीज। आप भी इन्हीं समस्याओं से तंग आ चुके होंगे ना? अब परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि रेडियो उड़ान आप सबके लिए लेकर आया है ऐसा ही शो जहां आरजे नरेश बताएंगे हर समस्या का सही समाधान, जहां वो करेंगे हर वो बात जो जुड़ी है आपकी जिंदगी के साथ। तो सुनना ना भूलिए शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर शुक्रवार शाम 5 बजे, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। फॉर मोर इन्फो log into www.radioudan.com. Happy listening. सोचा कहा था ये जो हो गया, माना कहा था ये लो हो गया। चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में,
कदमों को थामो, ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़े अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। हाय, मैं हूँ अंकिता पटेल, उड़ान आइडल सीजन 4 की विनर, और आप मुझे सुन रहे हैं दिल से दिल तक सीजन 10 में आरजे नरेश के साथ रेडियो उड़ान पर।